नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं चंदन कुमार कौंडिल्य। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मुद्रा योजना ने अनगिनत देशवासियों को अपना कौशल प्रदर्शन और रोजगार के अवसर पैदा करने का अवसर प्रदान किया है। केंद्र सरकार ने 10 अप्रैल से निजी टीकाकरण केंद्रों पर 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों के लिए कोविड टीके की एहतियात खुराक देने का निर्णय लिया है। राज्यपाल रमेश बैस ने उच्च शिक्षा में गुणवत्ता लाने पर दिया जोर, कहा विश्वविद्यालयों के शिक्षकों को इस पर ध्यान देने की जरूरत। और भोपाल में आयोजित 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष चैंपियनशिप में झारखंड की टीम ने हॉकी चंडीगढ़ को 3-2 से हराया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मुद्रा योजना ने अनगिनत देशवासियों को अपना कौशल प्रदर्शन और रोजगार के अवसर पैदा करने का अवसर दिया है। एक ट्वीट में श्री मोदी ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की 7वीं वर्षगांठ पर कहा कि इस योजना ने लोगों के जीवन में परिवर्तन लाते हुए उनमें खुशहाली और आत्मसम्मान बढ़ाया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार जमीनी स्तर पर उद्यमिता बढ़ाने और आर्थिक सशक्तिकरण के साथ ही रोजगार सृजन को बढ़ावा दे रही है। इस योजना से सूक्ष्म और लघु उद्यमियों को आसानी से ऋण उपलब्ध कराया जाता है। झारखंड हाईकोर्ट में आज चारा घोटाले में सजायाफ्ता राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। इसमें सीबीआई ने अपना जवाब दाखिल करने के लिए कोर्ट से समय मांगा। कोर्ट ने आगामी 22 अप्रैल को सुनवाई की अगली तिथि निर्धारित कर दी है। लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका में बढ़ती उम्र और 17 प्रकार की बीमारियां होने का हवाला दिया है। साथ ही यह भी कहा गया है कि उन्होंने इस मामले में सजा की आधी अवधि जेल में पहले ही पूरी कर ली है। इस आधार पर उन्हें जमानत की सुविधा मिलनी चाहिए। इससे पहले 22 मार्च को चारा घोटाले में यहां सजा भुगत रहे लालू प्रसाद यादव को किडनी में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए रिम्स के मेडिकल बोर्ड की सलाह पर विशेष विमान से उनकी बेटी मीसा भारती अपने साथ दिल्ली स्थित एम्स ले गई थी। फिलहाल वहीं उनका इलाज चल रहा है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने गैर परिचालित कोयला खदानों को बिना कारण बताए और बिना किसी जुर्माने के वापस लौटाने के लिए केंद्रीय और राज्य सरकारों के सार्वजनिक क्षेत्रों को वन टाइम विंडो उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इससे कई कोयला खदानों की नीलामी मौजूदा नीति के अनुरूप की जा सकेगी। कंपनियों को इसके लिए खदान लौटाने की नीति को मंजूरी के प्रकाशन की तारीख से 3 महीने का समय दिया जाएगा। 2014 में उच्चतम न्यायालय के कोयला खंडों को रद्द करने के आदेश के बाद सरकार ने रद्द किए गए कई कोयला खंडों को केंद्रीय और राज्य सरकारों के उपक्रमों को आवंटित किया था, ताकि बिजली संयंत्रों को कोयले की आपूर्ति में रुकावट न आए। इधर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, एकीकृत बाल विकास सेवाओं, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पोषण युक्त चावल की आपूर्ति को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि इसे 2024 तक चरणबद्ध रूप से लागू किया जाएगा। उन्होंने बताया कि भारतीय खाद्य निगम और राज्य एजेंसियां पोषण युक्त चावल की आपूर्ति और वितरण के लिए 88 लाख टन से अधिक पोषण युक्त चावल की खरीद कर चुकी हैं। श्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि पोषण युक्त चावल की प्रति वर्ष लगभग 2700 करोड़ रुपए की समूची कीमत केंद्र सरकार वहन करेगी। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने आज ओडिशा के एकीकृत परीक्षण केंद्र चांदीपुर में सॉलिड फ्यूल डिटेक्टेड रैमजेट एसएफडीआर बूस्टर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। परीक्षण के दौरान जटिल मिसाइल प्रणाली में शामिल सभी महत्वपूर्ण घटकों ने सफलतापूर्वक और विश्वसनीय प्रदर्शन किया और मिशन के सभी उद्देश्यों को पूरा किया। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि एसएफडीआर आधारित संचालक मिसाइल को लंबी दूरी से ध्वनि की गति से हवाई खतरों के बीच में ही रोकने में सक्षम बनाता है। एसएफडीआर को हैदराबाद की रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला ने डीआरडीओ प्रयोगशाला हैदराबाद के अनुसंधान केंद्र और पुणे की उच्च ऊर्जा सामग्री अनुसंधान प्रयोगशाला के सहयोग से विकसित किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एसएफडीआर के सफल परीक्षण के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन को बधाई दी है। इधर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अटल नवाचार मिशन को मार्च 2023 तक जारी रखने को मंजूरी दे दी है। यह मिशन देश में नवाचार संस्कृति और उद्यमशीलता के अनुकूल माहौल बनाने के अपने अपेक्षित लक्ष्य के लिए काम करेगा।
मिशन के इन लक्ष्यों में शामिल है 10,000 अटल टिंकरिंग लैब, 101 अटल इंक्यूबेशन केंद्र, 50 अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र की स्थापना करना और अटल नया भारत चुनौतियों के माध्यम से 200 स्टार्टअप की सहायता करना है। स्थापना और लाभार्थियों की सहायता की प्रक्रिया पर 2,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। वहीं अटल नवाचार मिशन का उद्देश्य देश में नवाचार और उद्यमशीलता के अनुकूल माहौल बनाना और इन्हें बढ़ावा देना है। ऐसे स्कूलों, विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों और औद्योगिक स्तर पर उपायों के माध्यम से किया जाएगा। सरकार ने 10 अप्रैल से निजी टीकाकरण केंद्रों पर 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों के लिए कोविड टीके की एहतियाती खुराक देने का निर्णय लिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि ऐसे सभी लोग जिनकी उम्र 18 वर्ष से अधिक है और जिन्हें दूसरी खुराक लेने के बाद 9 महीने बीत चुके हैं, वे एहतियात खुराक के लिए पात्र होंगे। मंत्रालय के अनुसार देश में 15 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों में लगभग 96% को अब तक कम से कम एक टीका लगाया जा चुका है और लगभग 83% ने दोनों खुराक ले ली है। स्वास्थ्यकर्मी, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ता और 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को 2 करोड़ 40 लाख से अधिक एहतियात खुराक भी दी जा चुकी है। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि 12 से 14 वर्ष आयु वर्ग के 45% लोगों को भी वैक्सीन की पहली खुराक मिल चुकी है। सरकारी टीकाकरण केंद्रों से जारी पहली और दूसरी खुराक के निःशुल्क टीकाकरण कार्यक्रम के साथ साथ स्वास्थ्य कर्मियों, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और 60 वर्ष की उम्र से अधिक के लोगों को एहतियाती खुराक देना जारी रहेगा। और आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज और यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो इस वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। राज्यपाल रमेश बैस ने कहा कि उच्च शिक्षा में गुणवत्ता लाने की आवश्यकता है और इस पर विश्वविद्यालयों के शिक्षकों को ध्यान देने की जरूरत है। ये बातें उन्होंने चाईबासा में आयोजित कुल्हान विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में कही। उन्होंने दीक्षांत समारोह में विद्यार्थियों और शोधार्थियों को उपाधि प्रदान की। इस मौके पर श्री बैस ने कहा कि विश्वविद्यालय के आसपास के गांवों को गोद लेकर काम करना चाहिए। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि वो अपने ज्ञान का उपयोग राज्य और देश के विकास के लिए करें। शिक्षा का लक्ष्य मात्र उपाधि प्राप्ति तक ही सीमित नहीं है या केवल धन प्राप्ति का जरिया भी नहीं है। शिक्षा मनुष्य को चरित्रवान बनाने के साथ साथ उत्तम नागरिक भी बनाने का कारगर साधन है। शिक्षा सीमित अर्थ में बेहतर जीवन की तैयारी है और बड़े अर्थ में कहा जाए तो यह जीवन का परम उद्देश्य है। दीक्षांत समारोह विद्यार्थियों के जीवन में विशेष महत्व रखता है। यह उनके जीवन का अविस्मरणीय एवं मूल्यवान पल होता है। मेरी अपेक्षा है कि भविष्य में विश्वविद्यालय द्वारा समय पर दीक्षांत समारोह आयोजित किए जाते रहेंगे ताकि विद्यार्थियों को समय पर डिग्री दी जा सके। मुझे पूर्ण विश्वास है कि कुल्हान विश्वविद्यालय से आज उपाधि ग्रहण करने वाले समस्त होनहार व सफल विद्यार्थी राष्ट्र हित में बढ़ चढ़कर काम करेंगे।
गोड्डा में शनिवार को रांची दुमका रांची एक्सप्रेस के गोड्डा तक विस्तार और गोड्डा दुमका स्पेशल ट्रेन का उद्घाटन किया जाएगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव उद्घाटन कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इस कार्यक्रम में गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे और राजमहल सांसद भी हिस्सा लेंगे। गोड्डा दुमका रांची इंटरसिटी एक्सप्रेस को राज्य के परिवहन मंत्री चंपई सोरेन हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। रामनवमी के मौके पर राज्य भर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस मुख्यालय ने पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस महानिदेशक और अपर पुलिस महानिदेशक रैंक के अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी है। राज्य के 12 संवेदनशील जिलों में वरीय पुलिस अधिकारियों की निगरानी में पुलिस बल को तैनात किया गया है। 12 संवेदनशील क्षेत्रों में दुमका प्रक्षेत्र, हजारीबाग, जमशेदपुर, देवघर, लोहरदगा, गिरिडीह, खूंटी, धनबाद, रांची, रिजर्व पुलिस मुख्यालय और नियंत्रण कक्ष भी शामिल हैं। इधर रामनवमी जुलूस निकलने से पूर्व पुलिस ने रांची में रोड शो का आयोजन किया। रोड शो मोराबादी मैदान से शुरू हुआ, जिसमें 200 से अधिक पुलिस की गाड़ियां शामिल हुई। इसमें टाइगर मोबाइल, पीसीआर, सभी थाना के प्रभारी, सभी डीएसपी सहित कई पुलिस अधिकारी भी शामिल थे। राजधानी के अलग अलग हिस्सों में आम लोगों ने रोड शो का स्वागत भी किया। इस मौके पर रांची सिटी एसपी अंशुमान कुमार ने बताया कि रामनवमी के दौरान शांति व्यवस्था की बहाली को लेकर रोड शो मोराबादी मैदान से शुरू हुआ। रोड शो के माध्यम से पुलिस ने शांति व्यवस्था बरकरार रखने और पर्व को आपसी सौहार्द से मनाने की अपील की। वहीं पाकुड़ में भी पुलिस ने रामनवमी त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाने को लेकर मॉक ड्रिल परेड किया। और पलामू जिले में नीलगाय और हाथियों के आतंक से लोग इन दिनों काफी परेशान हैं। लोगों की इस परेशानी को सांसद वीडी राम ने लोकसभा में शून्यकाल के दौरान उठाया और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। पलामू जिले में नीलगाय और हाथियों के आतंक से सभी परेशान हैं। लगातार हो रहे फसलों के नुकसान के कारण इस मामले की गूंज अब लोकसभा में सुनाई पड़ी है। पलामू के सांसद वीडी राम ने शून्यकाल के दौरान इस मामले को प्रमुखता से उठाया है। उन्होंने कहा है कि पलामू में नीलगाय और हाथियों के कारण फसलों की बर्बादी हो रही है, जिससे किसानों को आर्थिक रूप से नुकसान उठाना पड़ रहा है। सांसद वीडी राम ने कहा कि हाल के दिनों में पलामू संसदीय क्षेत्र के दोनों जिलों में नीलगायों का प्रकोप इतना बढ़ गया है कि किसानों ने फसल लगानी ही छोड़ दी है। संसद में बोलते हुए सांसद वीडी राम ने कहा कि हाथियों के द्वारा अब तक कई लोगों की जान ली जा चुकी है, लेकिन पूरे मामले में स्थायी समाधान के लिए प्रयास नहीं किए गए हैं। वन विभाग द्वारा कभी कभी नीलगाय और हाथी को भगाने का प्रयास किया जाता है, जो काफी नहीं है। जसप्रीत सिंह, आकाशवाणी समाचार, पलामू। और अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी के साप्ताहिक क्विज में आइए आप भी शामिल हों। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। सुनचियान में खेले जा रहे कोरिया ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता में पीवी सिंधु महिलाओं की एकल स्पर्धा और किदाम्बी श्रीकांत पुरुष सिंगल सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। इन दोनों खिलाड़ियों से भारत को बहुत उम्मीदें हैं। आज सुबह क्वार्टर फाइनल में किदाम्बी श्रीकांत ने कोरिया के वानहो सो को 21-12, 18-21, 21-12 से हराया। वहीं सेमीफाइनल में श्रीकांत का सामना थाईलैंड की 8वीं वरीयता प्राप्त कुनलावुत विटिडरसन और इंडोनेशिया के जोनाथन क्रिस्टी के बीच होने वाले मैच के विजेता से होगा। वहीं महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पीवी सिंधु ने थाईलैंड की बुसानन को 21-10, 21-16 से हरा दिया है। सेमीफाइनल में सिंधु का सामना जापान की साइना कावाकामी और कोरिया की एन सेयोंग के बीच होने वाले मैच की विजेता से होगा। और इधर मध्य प्रदेश के भोपाल में 6 से 17 अप्रैल तक आयोजित 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप में झारखंड की टीम ने हॉकी चंडीगढ़ को 3-2 से हरा दिया है। हॉकी झारखंड के उपाध्यक्ष मनोज कोनबेगी ने बताया कि 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप में हॉकी झारखंड ने आज अपने दूसरे मैच में अपने से रैंकिंग में 7 रैंक ऊपर वाले हॉकी चंडीगढ़ की टीम को पराजित कर लगातार दूसरी जीत हासिल की। उन्होंने बताया कि आज के मैच में झारखंड टीम ने पहले क्वार्टर में 1 गोल पीछे रहने के बावजूद वापसी की और दूसरे क्वार्टर में 2 गोल किया तथा तीसरे क्वार्टर में 1 और गोल कर मैच 3-2 से अपने नाम कर लिया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मुद्रा योजना ने अनगिनत देशवासियों को अपना कौशल प्रदर्शन और रोजगार के अवसर पैदा करने का अवसर दिया है। केंद्र सरकार ने 10 अप्रैल से निजी टीकाकरण केंद्रों पर 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों के लिए कोविड टीके की एहतियात खुराक देने का लिया निर्णय। राज्यपाल रमेश बैस ने उच्च शिक्षा में गुणवत्ता लाने पर दिया जोर, कहा विश्वविद्यालयों के शिक्षकों को इस पर ध्यान देने की जरूरत। और भोपाल में आयोजित 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष चैंपियनशिप में झारखंड की टीम ने हॉकी चंडीगढ़ को 3-2 से हरा दिया है। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।